अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैथोड प्रोसेसेस की। कैथोड प्रोसेसेस कौन से हैं कि वो प्रोसेसेस जिनसे कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हों। ठीक है, पहले हमने जो भी प्रोसेसेस जिनके बारे में भी स्टडी किया है, उन सब प्रोसेसेस में क्या होता है कि आपकी गैप के अंदर गैस मौजूद है और उस गैप के अंदर गैस यानी कि अगर एयर है या कोई और गैस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी गैस है, तो गैप के अंदर उस गैसियस स्टेट में उस गैस के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं वो किन प्रोसेस से रिलीज हो रहे हैं, हमने वो प्रोसेस स्टडी किए हैं। अब एक और प्रोसेस है कि कैथोड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज का। ठीक है, जो जैसे कि हमने उन प्रोसेस में पढ़ा था कि जी इनिशिएटरी इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ से आते हैं, तो उसमें हमने कॉस्मिक रेज का देखा था। तो इस तरह कैथोड की सरफेस से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि फर्दर आपके जो गैशियस ब्रेकडाउन हो रहा होता है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो कैथोड के सरफेस से जो प्रोसेसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, उन प्रोसेसेस में से कौन कौन से प्रोसेसेस हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गैस डिस्चार्ज बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर इनिशिएशन, सस्टेन एंड कंप्लीशन ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, इनिशिएशन का हमने पहले ही पढ़ लिया था जब हमने प्राइमरी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था कि जो है इलेक्ट्रॉन एवलांच बनता है या जितने भी ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी जो स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन है जो इनिशिएट करते हैं इस प्रोसेस को, वो कहाँ कहाँ से आते हैं। उनमें से एक हमने रीज़न ये भी पढ़ी थी कि आपके कैथोड प्रोसेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक हमने वजह ये भी पढ़ी थी कैथोड प्रोसेस। इसके अलावा कॉस्मिक रेज थी, बैकग्राउंड रेडिएशन थी, डिफरेंट वजह थी। ठीक है, तो कैथोड प्रोसेस का वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इनिशिएशन के लिए चाहिए होता है, इसके अलावा सस्टेन करने के लिए और कंप्लीशन के लिए। अब जो डिस्चार्ज है ना, ये सस्टेन कंप्लीशन, इसका क्या मतलब है कि जो आपका ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, ठीक है, वो उसको गैस डिस्चार्ज ये कह रहे हैं कि यानी कि जब गैस कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गई और उसके अंदर से करंट पास कर रहा है, तो उस प्रोसेस का क्या है कि पहले इनिशिएशन होती है। ठीक है, इनिशिएशन होती है यानी कि आपका स्टार्ट होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इनफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू के करंट पास करने लग जाता है। लेकिन तब भी चांस होता है कि कोई जो डिके के प्रोसेस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई या कम हो के करंट कॉन्टिन्यूस पास ना करे, हो सकता है कि एक स्पार्क आए और फिर ख़त्म हो जाए, बैक ऑफ हो जाए। ठीक है, तो वो इसका मतलब वो वाला जो चार्ज है वो सस्टेनेबल चार्ज नहीं है। ठीक है, वो चार्ज सस्टेन नहीं कर रहा। जो नेक्स्ट उसका कह लें कि फर्स्ट इनिशिएशन था डिस्चार्ज का, नेक्स्ट जो सस्टेन करने की उसकी एबिलिटी है ना, वो भी ख़ास एक कंडीशन होती है कि एक दफ़ा ब्रेकडाउन हो गया है तो फिर कंटिन्यूस सस्टेन रहे ब्रेकडाउन, यानी कि इंसुलेशन ये नहीं कि एक स्पार्क आया उसके बाद इंसुलेशन कई दफ़ा बैक ठीक हो जाती है। ठीक है, वो ना वो केस नहीं है। ये सस्टेन वाला वो केस होता है जिसमें अगर आपकी इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गई तो हो गई, पक्की ब्रेकडाउन होगी, अब उसमें से कंटिन्यूस करंट पास करेगा, ये मतलब होता है सस्टेन का। ठीक है, और सस्टेन के बाद फिर जब कंप्लीट डिस्चार्ज के पहले आपके इलेक्ट्रॉन्स आए, उससे थोड़ा सा करंट पास करने लगा, फिर वो करंट कंटिन्यू रहा। ठीक है, इनिशियल करंट पास किया, फिर उसके बाद करंट कंटिन्यू रहा और फिर एंड तक कंप्लीट इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गया, उसको अब हम कहते हैं कि कंप्लीशन ऑफ डिस्चार्ज। तो इन तीनों चीज़ों के लिए कैथोड प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, under normal conditions electrons are prevented from leaving the solid electrode by electrostatic forces। अब क्या चीज़ है कि जो आपका इलेक्ट्रोड्स हैं वो ऑब्वियसली सॉलिड मेटल्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रोड आपके कंडक्टिंग मटेरियल से बने होते हैं, तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस क्या होता है कि आपके मेटल से इलेक्ट्रॉन तो नहीं आपके निकल रहे होंगे ना, आपके कहीं मेटल पड़ा है रूटीन में तो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं उसे एस्केप कर रहे होते। क्यों नहीं एस्केप कर रहे होते? आपके मेटल का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पॉजिटिव आयंस होते हैं और इस तरह ये आपका मेटल लैटिस कह लें इसको। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसके इर्द गिर्द सारे नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
ये सारे आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से सारा कुछ आपस में कंबाइंड टुगेदर होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव जो सेंटर्स हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो ये पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल का स्ट्रक्चर होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इनकी वजह से ये सारे आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। अब अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अगर इनमें से किसी को इस्केप करवाना है तो इसके लिए क्या होगा कि जो पॉजिटिव इसको होल्ड करके बैठा हुआ है ना, ये जो फोर्सेस है इनके दरमियान, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। टू ओवरकम दीज फोर्सेस अ सर्टन मिनिमम क्वांटम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक खास एनर्जी है जो हमें चाहिए इसको फोर्स करने के लिए, ठीक है। मिनिमम एनर्जी यानी कि कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो वो उस एनर्जी से अगर कम एनर्जी होगी ना इसके पास, तो ये फोर्स ब्रेक नहीं होगी, फिर इलेक्ट्रॉन स्केप नहीं कर सकेगा। तो वो जो कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए ना, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। द कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन एंड इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन मटेरियल। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन क्या है, वो एनर्जी है जिसको गेन करके एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस्केप कर सकता है। मेटल की सरफेस से, कैथोड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इस्केप कर सकता है अगर वो वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी गेन कर ले, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है जो कि कम से कम उसके पास होना चाहिए वहाँ से इस्केप करने के लिए। और इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन मटेरियल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मटेरियल टू मटेरियल ये चीज़ वेरी करती है और ये मटेरियल की करेक्टरिस्टिक है, ये बाकी कोई एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं लिंक्ड, ठीक है। हर मटेरियल की, जिस तरह हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, इस तरह हर मटेरियल की अपनी डिफरेंट वो कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, वो मटेरियल स्पेसिफिक होती हैं, तो इसलिए ये मटेरियल स्पेसिफिक है, ठीक है। आप कौन सा मटेरियल, कौन से मेटल, कौन से अलॉय का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, उसका वर्क फंक्शन उसकी डाटा शीट में अवेलेबल होगा या उसका वर्क फंक्शन अवेलेबल दिया गया होगा मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि इसका वर्क फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि कैथोड प्रोसेस में जो मेन चीज़ है मिनिमम एनर्जी, जो आप वो क्या है, वर्क फंक्शन है। जब हमने इससे पहले प्राइमरी प्रोसेसेस पढ़े थे जिसमें गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते थे, उसके लिए मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए होती थी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और अगर कैथोड से आपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवाने हैं तो इसके लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसको क्या नाम है, वर्क फंक्शन, ठीक हो गया। अब ये वो चार प्रोसेसेस हैं जिनसे जौन सा है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स जौन से हैं वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द कैथोड। ये चार प्रोसेसेस कौन से हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, पॉजिटिव आयन एंड एक्साइटेड एटम इम्पैक्ट, थर्मोनिक एमिशन और फील्ड एमिशन। अब इन चारों प्रोसेसेस को हम बारी बारी देख लेते हैं इनकी डिटेल में, कि ये डिटेल में स्टडी कर लेते हैं क्या है ये। जो फर्स्ट प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक मशीन इमिशन, इसका इक्विवेलेंट फोटो से आपको पता लग गया होगा कि ये फोटॉन्स की बात कर रहा है। इसके इक्विवेलेंट जो सा गैस के अंदर जो हमने प्राइमरी पढ़ा था आयनाइजेशन के गैस के अंदर प्रोसेसेस, उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही, उसके अंदर क्या था, फोटो आयनाइजेशन, ठीक है। फोटो आयनाइजेशन जो है वो आपका क्या मतलब है कि फोटॉन्स अब्जॉर्ब करके जो आयनाइजेशन हो रही है। अब यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रही है कैथोड से, ठीक है। ये सॉलिड से एमिशन हो रही है, सॉलिड है कैथोड, तो यहाँ पे हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फोटॉन्स, ये यहाँ पे ये देखें, ये फोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपके फोटॉन्स हैं वो आते हैं, वो इंसिडेंट होते हैं आपके कैथोड पे, और ये कैथोड है, फोटॉन्स आए हैं कैथोड पे पड़े हैं और ये इसके एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। photons incident upon cathode surface whose energy exceeds the work function में eject electrons from the surface, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जो फोटोन आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, इसके साथ इन कॉन्टैक्ट आ रहा है कैथोड के साथ, उसकी जो एनर्जी है, फोटोन्स की एनर्जी आपको याद होगा क्या होती है, HV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी एनर्जी आपके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। ये वर्क फंक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि
फोटोन को जब वो ऑब्जॉर्व करे तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो यहाँ से सरफेस से एस्केप कर सके, यानी कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की क्या कंडीशन है कि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक हो गया। When photon energy exceeds the work function, the excess energy may be transferred to electron kinetic energy according to Einstein's relation। ठीक है, ये इक्वेशन इन्होंने क्या दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सॉरी फोटोन जो आ रहा है कैथोड पे आके टकरा रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी है hv। ठीक है, ये है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन का क्या मतलब, जो ये वाले फोटोन है, ठीक है, ये जो आके टकरा रहे हैं इसके साथ। ठीक हो गया। एच वी नॉट क्या चीज़ है इसमें, फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन। ठीक है, ये क्या है, ये वो वर्क फंक्शन हो गया। ठीक है, वो वर्क फंक्शन की इक्वल भी हो सकती है, वही चीज़ है, उसको बस फोटोन की एनर्जी की फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये इतनी फोटोन की एनर्जी होती तो एमिशन हो जानी थी, लेकिन रियल में फोटोन की एनर्जी कितनी है ये है। ठीक है, इतनी एनर्जी चाहिए थी एमिशन के लिए, लेकिन रियल में इसकी एनर्जी ये है। तो इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे, ठीक है, एच वी माइनस एच वी नॉट जो होंगे, तो ये हमारे पास एक्सेस एनर्जी है। और ये एक्सेस एनर्जी फिर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके किस फॉर्मूले के किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, तो वी वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको इस इक्वेशन की होपफुली समझ आ गई होगी कि ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, ये वो एनर्जी जो एक्चुअली चाहिए थी। तो इसमें से इतनी एनर्जी लग गई वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की एमिशन के लिए इतनी एनर्जी लग गई, बाकी जो एनर्जी बची इनको आपस में माइनस करके वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो इस तरह हमारी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रही है। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव आयन एंड एक्साइटेड आयन इम्पैक्ट। ठीक है, अगर पॉजिटिव आयंस या एक्साइटेड आयंस दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। ठीक है, जब आपका गैस का डिस्चार्ज चल रहा है उस टाइम काफ़ी आपके पास पॉजिटिव आयंस भी होंगे। जब प्राइमरी प्रोसेसेस हो रहे थे, आयनाइजेशन हो रही थी, तो उस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो उसमें क्या पॉजिटिव आयंस भी आपकी गैप के अंदर मौजूद है। इसके अलावा कुछ एक्साइटेड एटम्स भी मौजूद हैं। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या स्टडी किया था कि कई दफ़ा जो है वो एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो पॉजिटिव आयन पीछे बच जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन ना निकले तो एटम्स कई दफ़ा जस्ट हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो वो हमारे एक्साइटेड एटम्स होते हैं। ठीक है, वो अगर जाके जब कैथोड से टकराते हैं तब भी चांस होता है कि आपके कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए। Electrons may be emitted from metal surfaces by bombardment of positive ions or metastable atoms। ठीक हो गया। एक्साइटेड एटम्स वही मेटास्टेबल एटम्स। मेटास्टेबल एटम्स कौन से होते हैं कि जो एक्साइटेड एटम्स अपनी एक्साइटेड स्टेट जो सी है सेकंड्स के लिए रिटेन रख सकें, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए। सेकंड्स यहाँ पे लॉन्ग टाइम है, वरना आमतौर पे क्या होता है एक्साइटेड एटम जो है ना वो 100th ऑफ अ सेकंड के अंदर अपनी एक्साइटेड स्टेट लूज कर जाता है। ठीक है, तो ये मेटास्टेबल एक्साइटेड एटम्स हैं जो कि थोड़ा लंबा टाइम के लिए अपनी एक्साइटेड स्टेट उनसी है ना उसको रिटेन रखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस और मेटास्टेबल्स के थ्रू जो है अगर वो उनकी बम्बार्डमेंट हुई है, वो आके टकराए हैं आपके कैथोड के साथ, तब भी आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है। टू कॉज अ सेकेंडरी एमिशन the impinging ion must release two electrons, one of which is to neutralize the ion charge। ठीक है, अब ये एक जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने दोबारा गौर से सुनना है कि क्या है कि जो सेकेंडरी मिशन है ना, सेकेंडरी मिशन इसको कह रहे हैं कैथोड प्रोसेस को। ठीक है, इम्पिंजिंग आयन का क्या मतलब कि जो आके टकरा रहा है। ठीक है, जब पॉजिटिव आयन जो है वो अगर आके टकरा रहा है तो वहाँ से
उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे एमिशन काउंट होने के लिए, ठीक है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से वो खुद न्यूट्रलाइज़ होगा। अगर वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उससे बस वो खुद न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। उससे हमारी सेकेंडरी एमिशन कोई नहीं हुई, कैथोड से इलेक्ट्रॉन की एमिशन कोई नहीं हुई, चूँकि बस वो एक इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव आयन ने ले लिया, तो नेट एमिशन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कंट्रीब्यूट करे, वो कोई नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव आयन आके टकराया, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसने बस खुद ही रख लिया, वो खुद न्यूट्रलाइज़ हो गया। अगर उसने गैप के अंदर कंट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या होना चाहिए कि उस पॉजिटिव आयन की जो एनर्जी है ना, वो 2 टाइम्स द वर्क फंक्शन होनी चाहिए। यानी कि उसके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर सके, ठीक है? मिनिमम एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ पॉजिटिव आयन एमिशन, मिनिमम ये इज़ नहीं आएगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ पॉजिटिव आयन एमिशन इज़ ट्वाइस the work function as the ion is neutralized by one electron and the other electron is ejected, ठीक है? ये neutralized आएगा, यहाँ पर D आएगा, neutralized by one electron and the other electron is ejected, ठीक है? जो आपकी U कह लेती हूँ मैं एनर्जी है, पॉजिटिव आयन की एनर्जी U है, U must be greater than equal to 2 ठीक है? ट्वाइस द वर्क फंक्शन, 2 टाइम्स वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये u को आगे फर्दर उन्होंने लिखा हुआ है वहाँ पे यू के प्लस यू पी, ठीक है? चूँकि हर पार्टिकल की कोई एक पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी हाइट की वजह से और एक काइनेटिक एनर्जी जो उसकी स्पीड की वजह से, ठीक है? तो दोनों एनर्जियाँ मिला के ओवरऑल टोटल एनर्जी जो है उस पॉजिटिव आयन की, वो ट्वाइस द वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक हो गया? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आगे बात है न्यूट्रल एक्साइटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स इंसिडेंट अपॉन द इलेक्ट्रोड सरफेस और आल्सो केपेबल ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, ठीक है? मेटास्टेबल ये पॉजिटिव नहीं होते, ठीक है? इनको ट्वाइस वर्क फंक्शन नहीं चाहिए, इनकी बस उतनी एनर्जी हो कि एक वर्क फंक्शन जितनी हो कि बस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, इनको खुद इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए, ठीक है? और इसके अलावा जो सिंपल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड स्टेट में भी इवन ना हो, सिर्फ उनकी किसी वजह से हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है उस वजह से, या किसी और वजह से उनकी स्पीड इतनी तेज़ है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इतनी है कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो वो भी आपके पॉजिटिव आयन्स जो से हैं वो एमिट करवा सकती है, ठीक हो गया? ये हमने देख लिया है कि पॉजिटिव आयन एमिशन, पॉजिटिव आयन और एक्साइटेड एटम के इम्पैक्ट से जो एमिशन हो सकती है कैथोड से, ये हमने उसको देख लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मोआयनिक एमिशन। थर्मोआयनिक एमिशन, यहाँ पे टेम्परेचर का जिक्र आ जाएगा। इन मेटल्स एट हायर टेम्परेचर सम ऑफ द conduction electrons near the surface may possess sufficient energy to overcome the natural potential energy barrier that exists as the surface and can be emitted, ठीक है? नेचुरल पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? ये वही है जो वर्क फंक्शन है। यहाँ पे थर्मोआयनिक एमिशन में बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, ठीक है? आपको ये बात तो पता होगी कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हर टाइम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जो वाइब्रेशंस हैं आपकी, वो इंक्रीज़ कर जाती हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से, ठीक हो गया? वाइब्रेशंस इंक्रीज़ कर देती है, वाइब्रेशन इतनी इंक्रीज़ कर जाती है कि अगर वो इस हद तक इंक्रीज़ कर जाए वाइब्रेशन के, जो आपके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल जो आपकी ये कैथोड है, इसकी जो बिल्कुल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उनको इतनी एनर्जी मिल जाए कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी आ जाए उनके पास इस वाइब्रेशन की वजह से, तो फिर भी एमिशन हो सकती है। इसको हम कहते हैं थर्मोआयनिक एमिशन, ठीक हो गया? द पोटेंशियल बैरियर इज़ नोन एज द वर्क फंक्शन। नेचुरल पोटेंशियल एनर्जी बैरियर जो उनसे है ना, ठीक है? वो पहले ही हमने उसकी बात कर ली है, वो क्या है? वो वर्क फंक्शन उसको कहते हैं, ठीक है? जो एनर्जी बैरियर है, थ्रेशोल्ड है, ठीक है? कि इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन एस्केप करेंगे, इससे कम एनर्जी होगी फिर एस्केप नहीं करेंगे, ठीक है? द इलेक्ट्रॉन्स रिसीव देयर एनर्जी फ्रॉम वायलेंट थर्मल लैटिस वाइब्रेशन इन सॉलिड एट हायर टेम्परेचर। यही बात मैंने भी की है, ठीक है? कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ से एनर्जी मिलती है कि वो वर्क फंक्शन को ओवरकम कर लें, वो वाइब्रेशन से मिलती है, जो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से होती है, ठीक है? ये उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये एक फार्मूला है, ठीक है? ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है और आगे इसकी बेस पे कोई न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, लेकिन जस्ट ये आपको आइडिया देने के लिए है कि किस टाइप की कितनी को क्या एमिशन करंट हो सकता है और किस टेम्परेचर पे, और ये किस तरह की उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फील्ड एमिशन।
जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस हो सकता है जिसके थ्रू आपके कैथोड से एमिशन होती है, उसको हम कह रहे हैं फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन्स मे बी ड्रॉन आउट ऑफ अ मेटल बाय अ वेरी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, द फील्ड रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस एमिशन करंट ऑफ अ फ्यू माइक्रोएम्पेयर्स आउट ऑफ द ऑर्डर 10 raised to power। ये उसकी दी हुई है, आपको फिगर फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं कि किस तरह हो सकती है। ये जो यहाँ पे अगर आपका इस पॉजिटिव सॉरी ये है आपका कैथोड। ठीक है, इसकी सरफेस पे ज़रूरी नहीं सरफेस बिल्कुल प्लेन हो। ठीक है, ये सरफेस पे थोड़ी सी कोई इरेगुलरिटीज़ आ सकती हैं, कोई खुरदरापन आ सकता है। ठीक है, किसी किस्म का उसकी वजह से ना ये सरफेस अप डाउन होने की वजह से चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क आता है, तो लोकल यहाँ पे ना लोकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से भी ये जो लोकलाइज्ड फील्ड क्रिएट हो जाती है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन एमिशन हो सकती है। ठीक है, ये फील्ड कहाँ पे ऑब्जर्व की जाती हैं? वेरी फाइन वायर्स, शार्प पॉइंट्स एंड अदर सब माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज। ठीक है, इवन लो वोल्टेजेस पे भी सब माइक्रोस्कोपिक यानी कि बिल्कुल बहुत बारीक लेवल की जो यहाँ पे सरफेस के ऊपर यहाँ पे इरेगुलरिटी टाइप कोई चीज़ होगी। ठीक है, खुरदरापन होगा, तो ये लोकलाइज्ड यहाँ पे ना आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, इनकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स जो से है ना वो इनफ एनर्जी गेन कर जाते हैं कि वो इस्केप कर जाए। ठीक हो गया, रिसेंट वर्क शोज दैट फील्ड एमिशन इज पॉसिबल विद फील्ड एज लो एज 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये उन्होंने फैक्ट्स दिए हुए। दिस इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू लोकलाइज्ड एनहांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सरफेस इम्परफेक्शंस। ठीक है, वही बात की है कि आपकी जो वैसे फील्ड है वो इतनी इन्हेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस इम्परफेक्शन हुई है ना उसकी वजह से यहाँ पे लोकल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये ओवरऑल एमिशन हो जाती है। Dust particles have also been shown to be very effective in causing local spots of intense field। ठीक है, और इस सिर्फ सरफेस इम्परफेक्शन नहीं, इसके ऊपर कुछ पड़ा हो यानी कि जैसा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, उनसे भी आपकी जो सी है ना वो फील्ड की लोकलाइज्ड फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिसके एज अ रिजल्ट जो है ना आपकी इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा टाउनसेंड सेकंड आयनाइजेशन कोफिशिएंट। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चूंकि इसको थोड़ा डिटेल टाइम लग जाएगा, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस होंगे तो वो आप फिर मुझसे नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।